ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं सोर्सेज ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस या शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। शॉर्ट टर्म फाइनेंस रेफर्स टू फाइनेंसिंग नीड्स फॉर अ स्मॉल पीरियड नॉर्मली लेस देन अ ईयर। अब यहाँ पे अगर आपकी कोई भी फाइनेंशियल नीड है, अब चाहे वो 1 साल की हो, कोई 14 महीने की हो, 15 महीने की हो, जितने महीने की भी हो, लेकिन अगर आप उसके लिए जो भी लोन उठा रहे हो या अमाउंट बोरो कर रहे हो, उसका जो टेन्योर है वो 1 साल से कम होना चाहिए। क्योंकि अगर 1 साल से क्रॉस करेगा तो वो लॉन्ग टर्म की तरफ चले जाएगा। 1 साल से कम है, लेट सपोज अगर आपकी फाइनेंशियल नीड 15 महीने की भी है, लेकिन अगर आप लोन उठा लेते हो 10 महीने का और आपने उस लोन को यूटिलाइज कर लिया कि आपकी 15 महीने की नीड पूरी हो जाए, तो इसका मतलब है कि वो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग कहलाएगी। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। इन बिजनेसेस इट इज ऑल्सो नोन एज वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग। इसको वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग इसलिए कहते हैं कि ये कैपिटल आपके पास चल रहा होता है, ये पैसा रोल में होता है, इसे आप इस जगह पे स्टक करके नहीं रख देते। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग इज शोन एज अ करंट लायबिलिटी ऑन द बैलेंस शीट। ये बात आपको पता है। इट इज यूज टू फाइनेंस करंट एसेट्स एंड सपोर्ट ऑपरेशंस। जरूरी नहीं है, लेकिन ज्यादातर आप करंट एसेट्स और जो आपके ऑपरेशंस या एग्जिस्टिंग टास्क वगैरह होते हैं उन्हें चलाने के लिए आप इस फाइनेंस को या इस वर्किंग कैपिटल को लेकर आ रहे होते हो। अब आगे लिखा हुआ है फाइनेंसिंग में बी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड का मतलब यह है कि जो भी आप अमाउंट बोरो कर रहे हो उसके बदले में आप कोई कोलैटरल, कोई सिक्योरिटी या कोई चीज गिरवी रखवा रहे हो या नहीं। यहाँ पे सिक्योरिटी होती भी है, नहीं भी होती। कि लॉन्ग टर्म में तो सिक्योरिटी होती ही होती है, यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है। विच इज ऑन द बेसिस ऑफ फर्म्स क्रेडिट वर्दीनेस। ये एक फर्म की क्रेडिट वर्दीनेस पे भी बेस कर रहा होता है, और लेंडर के प्रीवियस एक्सपीरियंस पे भी कर रहा होता है कि अगर उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस उस फर्म के साथ अच्छा है तो फिर शायद जो है वो सिक्योरिटी वगैरह ना भी ले। ये जो आपके पास फाइनेंसिंग होती है ये ज्यादातर जो है कब आपको जरूरत पड़ती है, जब आपके कैश फ्लोज अनइवन होते हैं। लेट सपोज आपको कोई अमाउंट बड़ी अरेंज करनी है और आपके पास लिक्विडिटी नहीं है, आपके पास कैश फ्लो अनइवन है, तो अपना फेस सेव करने के लिए आप एक शॉर्ट टर्म लोन उठा लेते हो। सही है। फिर लिखा हुआ है कि इन मोस्ट केसेस इट इज यूज्ड टू फाइनेंस ऑल टाइप ऑफ इन्वेंट्री। अगर आपने कोई जो है उधार पे सामान परचेज करना है, अगर आपने जो है ज्यादा अकाउंट्स रिसीवेबल जो है वो आपके पास मौजूद हैं, लोग आपको पैसे वापस नहीं कर रहे, तो आप क्या कर सकते हो कि उन अकाउंट्स रिसीवेबल को बैंक को डिस्काउंट में सेल कर सकते हो, और स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज हो रहे होते हैं, उसके बाद आप इनको पे ऑफ कर देते हो। बहुत सिंपल सी बात है, मैं क्या इसके बारे में पढ़ाऊं समझाऊं, फिर भी रीड कर दिया कि आपको बताना है कि रीडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज आ सकते हैं, आसान होने के बावजूद भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। ठीक है। सबसे पहला लिखा हुआ है ट्रेड क्रेडिट या अकाउंट्स पेबल, कुछ भी कह लो एक ही बात है। मैं अकाउंट्स पेबल आपको एक काम करता हूं, एक एग्जांपल से समझाता हूं, फिर यहाँ पे पैसेज को रीड कर लेंगे। आपको एक प्रोजेक्ट मिला जिसमें आपने क्लाइंट को कोई 1000 यूनिट्स बना के देने हैं 1 महीने के अंदर। आपने कहा ये तो बड़ा ल्यूक्रेटिव किस्म का प्रोजेक्ट है, चलो डन कर दें। आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से पूछा, उन्होंने कहा कि हमारे पास तो जो है वो रॉ मटेरियल है ही नहीं, तो आपने कहा परचेज कर लो। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कहा हमारे पास पैसे नहीं है। तो आपने कहा क्या मसले की बात है, आप क्या पैसे नहीं होगे तो इस प्रोजेक्ट को जाने दोगे? आपने सप्लायर को फोन किया, सप्लायर आपके जान पहचान का था, आपने उसको कहा एक काम करो भाई कि तुम मुझे उधार पे सामान दे दो, मैं क्या करूंगा 1 महीने के अंदर प्रोड्यूस करूंगा, अपने क्लाइंट को दूंगा और मेरा क्लाइंट मुझे अच्छे खासे पैसे दे देगा, मैं तुम्हें तुम्हारी पेमेंट कर दूंगा, तुम्हारा भी काम चलेगा मेरा भी काम चलेगा। सप्लायर ने बोला बेहतरीन, कर दो डन। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आपने जो है सप्लायर को पैसे नहीं दिए, आपने उससे सामान परचेज फिर भी कर लिया। सर ये सोर्स ऑफ फाइनेंस कैसे? सोचो अगर आपको सारे सप्लायर्स मना कर देते, अगर आपको सारे सप्लायर्स मना कर देते कि भाई हम आपको उधार पे सामान नहीं बेचेंगे, और आप जो है वो प्रोजेक्ट हाथ से जाने देते, तो आपको उस महीने जो प्रॉफिट हो सकता था वो नहीं होगा, यानी कि बिजनेस हुआ ही नहीं। बिजनेस तो हम करते ही प्रॉफिट के लिए ना, बिजनेस हुआ ही नहीं। जब बिजनेस हुआ ही नहीं तो इसका मतलब ये है कि मेरे बिजनेस के लिए एक फाइनेंस बन सकता था क्या, अकाउंट्स पेबल, और वो मुझे मिला नहीं, तो मुझे बिजनेस फाइनेंस नहीं मिला। तो अकाउंट्स पेबल मिल गया तो बिजनेस फाइनेंस मिल गया। आई होप बात समझ आ गई हो। अकाउंट्स पेबल आर अमाउंट्स ड्यू टू वेंडर्स और सप्लायर्स फॉर गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड बट नॉट येट बीन पेड। कि आपने गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव तो कर ली लेकिन उसकी पेमेंट नहीं की। ये बात हमने अभी एग्जांपल में देखी
जनरली एन अनसिक्योर्ड मोड ऑफ फाइनेंसिंग। जितनी भी आपके पास शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग है ना, उसमें शायद वाहिद एक ये सोर्स ऑफ फाइनेंस है जो कि अनसिक्योर्ड होती है, कि इसमें आपने कोई चीज गिरवी नहीं रखवानी होती, कोई सिक्योरिटी, कोई कोलैटरल, कोई चीज प्लेज नहीं करनी होती। कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, नेगोशिएट कर लेती है एक फेवरेबल जो है क्रेडिट टर्म्स अपने सप्लायर के साथ। ट्रेड क्रेडिट जो है वो सप्लायर से मिल रहा होता है, इसकी कोई कॉस्ट नहीं होती, कोई इस पे इंटरेस्ट पे नहीं करना होता। एक वाहिद आपके पास सोर्स ऑफ फाइनेंस है जिसपे आप कोई इंटरेस्ट पे नहीं करते। सही है। तो ये एक अट्रैक्टिव मेथड है शॉर्ट टर्म फाइनेंस का। हाउएवर एन ऑर्गेनाइजेशन इज एक्सपेक्टेड टू ऑनर इट्स क्रेडिट अरेंजमेंट। कि उधार पे सामान तो ले लिया, लेकिन अगर आप सप्लायर को पैसे टाइमली वापस नहीं करोगे ना, थोड़ा जल्दी पैसे वापस करने की कोशिश नहीं करोगे ना, तो नेक्स्ट टाइम नहीं मिलेगा। और आप अपना बिजनेस लूज कर सकते हो इस चक्कर में कि यार आपको कोई बंदा उधार पे सामान देगा ही नहीं, फिर आप प्रोजेक्ट को शॉर्ट टाइम में कर ही नहीं पाओगे। सही है। फिर लिखा हुआ है इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ऊपर ही थे, यहाँ पे बस बुलेट कर दिए गए। पहला एडवांटेज ये है कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या कर सकता है कि स्मूथ फ्लो रख सकता है अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का। उसके पास कोई शॉर्टेज ऑफ मटेरियल ना हो जाए, तो अकाउंट्स पेबल इस चीज को इंश्योर कर देता है, चीजें स्मूथ हो जाती हैं। फिर आगे लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपकी परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाती है। आप एक शॉप पे जाओ, आप शॉप वाले को नहीं जानते, आपने एक चीज उठाई, आपने कहा कितने की है, उसने कहा 130 रुपए की है। आपकी जेब में 100 रुपए पड़े थे, आपने बोला मैं 30 रुपए बाद में दे दूं, उसने बोला जाओ यहाँ से। आप वो चीज नहीं परचेज कर पाए। आप एक दुकान वाले को जानते थे, आपने एक चीज उठाई, उसको थी 150 रुपए की, आपकी जेब में 100 रुपए पड़े थे, आपने उसको बोला मेरे पास 100 रुपए, दुकान वाले बोला 50 रुपए बाद में दे देना। तो इसका मतलब यह है कि जेब में 100 रुपए होकर भी आपने 150 की चीज परचेज कर ली, तो 50 रुपए का परचेजिंग पावर बढ़ा, किसकी वजह से? अकाउंट्स पेबल की वजह से। तो ये आपके पास एक एडवांटेज है। द ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट हैव टू पे इंटरेस्ट कॉस्ट, मैंने बता दिया कि इस पर इंटरेस्ट पे नहीं करना होता, इसमें कोई कोलैटरल वगैरह पे करने की जरूरत नहीं होती। एडवांटेजेस हैं, आई होप समझ आ गए होंगे। डिसएडवांटेज की बात करें, बार बार उधार लेने से क्या है, हैबिट बन जाती है। वो कहते हैं ना, दुकान वाले कहते हैं कि उधार वाले के मुंह पे अल्लाह की लानत, या फिर उधार एक बीमारी है, पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब से वो लगाते हैं, नोटिस लगाते हैं। तो वो इसलिए लगाते हैं कि एक बंदे को उधार मांगने की आदत लग जाती है, और फिर ये मार्केट में रेपुटेशन खराब करती है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे अगर आपको कोई डिस्काउंट इंसेंटिव मिल रहा होता है ना, तो वो लूज कर जाता है। देखो, लिक्विडिटी की आपको भी जरूरत है, लिक्विडिटी सप्लायर को भी जरूरत है। लेट सपोज आपके पास पैसे मौजूद थे, लेकिन फॉर द सेक ऑफ लिक्विडिटी आपने सप्लायर को कहा कि यार मेरे पास पैसे मौजूद नहीं है, तो मुझे उधार पे सामान बेच दो। सप्लायर को लिक्विडिटी की जरूरत है, उसने कहा है मैं तुम्हें सप्लाई उधार पे सामान नहीं बेच रहा, एक काम करता हूँ कि 100 रुपए की चीज है, अगर तुम कैश में परचेज करते हो 20% कैश डिस्काउंट। तो आपने बोला यार बात तो बड़ी जबरदस्त है, लेकिन आपने कहा मैं लिक्विडिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। तो आपने बोला नहीं, काम करो, उधार पे ही दे दो, मैं तुम्हें 100 रुपए पे कर दूंगा। तो यहाँ पे आपने अपना कैश इंसेंटिव या कैश डिस्काउंट जो है वो लूज कर दिया, जस्ट बिकॉज के आप जो है वो उधार पे जाना चाह रहे थे। तो ये डिसएडवांटेज है ये। द ऑर्गेनाइजेशन विल हैव टू इनकर एडिशनल कॉस्ट, और जाहिर सी बात है फिर आपको अकाउंट्स पेबल के जर्नल बनाने होते हैं, अकाउंट्स पेबल की अकाउंटिंग करनी होती है, तो एडिशनल कॉस्ट ऑफ क्वारी आ जाती है। तो ये आपके पास एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मौजूद है। आई होप आपको अकाउंट्स पेबल समझ आ गया होगा। एक आपके पास शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग हो गया डन। ठीक है, अब बढ़ते हैं बैंक लोन की तरफ। बाय द वे ये पूरा इंपॉर्टेंट है, मैं अब इसको अलग से हाईलाइट नहीं कर रहा, ये पूरा आपने पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, समझो मैंने ग्रीन मार्क कर दिया। बैंक लोन, बैंक लोन ये मैं पढ़ नहीं रहा, मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। लेट सपोज आप एक बैंक गए, आपने कहा कि यार मुझे जो है ना वो लोन चाहिए। बैंक ने कहा कि आपको कितना लोन चाहिए, तो आपने कहा मुझे शॉर्ट टर्म लोन चाहिए। तो बैंक समझ गई कि आपको 1 साल से कम का लोन चाहिए। उसने बोला कितना शॉर्ट टर्म, आपने बोला मुझे 10 महीने का लोन चाहिए। बैंक ने बोला ठीक है। बैंक ने बोला कि अपनी रिक्वायरमेंट्स बताएं और सारी चीजें, आपने सारी रिक्वायरमेंट्स बता दी। बैंक ने आपको एक एप्लीकेशन दी, आपने उसको फिल किया, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स थे आपने अटैच किए, कुछ अटैचमेंट वगैरह थी आपने करवा दी, डन। बैंक ने क्या कहा, आपको कहा कि भाई आपने ना लेट सपोज ये चीज कोलेटरल के तौर पे देनी है, कि लेट सपोज अगर आप 1 लाख का लोन दे रहे हो, तो आपने क्या 1.5 लाख रुपए की चीज जो है ना वो गिरवी रखनी है। तो आपकी जो बाइक है उसकी अभी मार्केट वैल्यू चल रही थी 1,55,000 रुपए की, तो आपने क्या किया, उसको गिरवी रख दिया, सब चीजें सेट, आपको लोन मिल गया। आपने इंटरेस्ट डिसाइड किया था सेमी एनुअली, कि आपने क्या करना है, 6 महीने के बाद इंटरेस्ट पे करना है। तो आप एक 6 महीने के बाद इंटरेस्ट पे करोगे, 10 महीने के बाद वैसे भी इंटरेस्ट अमाउंट आ जाएगी, तो 4 महीने का आप इंटरेस्ट पे कर दोगे, उसकी प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर दोगे, अल्लाह अल्लाह खैर साला, और आपका जो है ना इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट खत्म हो गई। तो दिस इज कॉल्ड बैंक लोन। अब इसमें क्या समझाऊं मैं, क्या पढ़ा हूं मैं, सब कुछ तो पता है आपको। सही है, फिर भी पढ़ लेते हैं। शॉर्ट टर्म बैंक लोन्स माइट बी अरेंज्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, फॉर एग्जांपल टू फाइनेंस द परचेज ऑफ स्पेसिफिक आइटम्स। Unlike an overdraft facility, bank loan is for a specific period of time and there is repayment schedule. स्पेसिफिक टाइम पेमेंट के लिए होता है, और दूसरा ये है कि टाइम पीरियड के लिए होता है, और उसमें रीपेमेंट शेड्यूल भी होता है। डिफरेंट टाइप्स के बिजनेस लोन्स अवेलेबल होते हैं।
स्पेसिफिक टाइम के जो लोन्स दिए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन को डिपेंड कर रहे होते हैं। रीजन क्या है फंडिंग का, कितने टाइम के लिए चाहिए, कितना इंटरेस्ट पे करेंगे। फिर अनदर टाइप ऑफ बिजनेस लोन जो है ना टर्म लोन होता है, जो कि बहुत लंबा होता है। टर्म लोन 3 से 10 साल चलता है, तभी आपने देखा होगा लॉन्ग टर्म में आपके पास टर्म लोन लिखा हुआ था। सही है। अब एडवांटेजेस देख लो, बहुत जनरल है कि बैंक लोन जो है आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, जैसे पैसे आपने खर्च करने वैसे खर्च करें। कि ये एडवांटेज तो आपके पास वैसे भी ये एडवांटेज तो वैसे भी आपके पास डेट फाइनेंसिंग का एडवांटेज है कि यहाँ पे किसी की मुदाखलत नहीं होती, जैसे आप पैसे चाहो खर्च करो। सही है। और यही एडवांटेज हमारे हुक्मरान यूज कर रहे होते हैं कि एक लोन लेते हैं, वो लेते हैं मुल्क के लगाने के लिए, लेकिन वो कहते हैं कि जैसे इस्तेमाल करना है वैसे इस्तेमाल करो, और वो करते हैं भले। और वो क्या करते हैं, लोन को इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर उस लोन के बदले में एक और लोन उठाते हैं, फिर उसको भी भले, फिर उसके बाद उस लोन के बदले में एक और लोन उठाते हैं। तो मुल्क पे कर्जा आता रहता है, वो अपने भले भले कर रहे होते हैं। तो खैर, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपने लेंडर को कोई जवाब नहीं देना कि मैं उस लोन का क्या कर रहा हूँ। लेंडर बोलेगा भाई मुझे मेरे प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट देते रहो, मैं खुश हूँ। फिर एडगर एडवांटेज ये है कि कंपनी को जो है कोई भी ओनरशिप और राइट नहीं देना होता। मैंने कहा था ना, मुदाखलत नहीं होती है, ओनरशिप डाइल्यूट नहीं होती है। बच्चों वाले एडवांटेजेस है। डिसएडवांटेज की बात करें, यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना होता है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे पेपर वर्क बहुत होता है और कोलेटरल भी देना पड़ता है, जैसे मैंने आपको बाइक की एग्जांपल दी थी। सही है। बहुत आसान है, इसमें क्या डिटेल में डिस्कस करूं। तो आपके पास बैंक लोन भी हो गया है। अगर कोई सवाल हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा, अदरवाइज मेरे ख्याल से तो ये डन है। अब आते हैं कमिटेड लाइन ऑफ क्रेडिट। ये एक नया कॉन्सेप्ट है, जरा मैं ये समझाता हूँ। लेट सपोज एक बिजनेस ओनर, उसका नाम है भोला। नाम से पता चल गया उसका नाम है भोला। और भोला जो है वो बैंक गया और बैंक को उसने कहा कि मुझे ना पैसों की जरूरत है। बैंक ने बोला भाई आपको कितने पैसों की जरूरत है। तो भोला ने कहा मुझे जो है वो चाहिए 1 लाख रुपए 3 महीने के लिए। तो बैंक ने बोला बस 1 लाख रुपए, बस 3 महीने के लिए। बैंक ने दो बार ऐसे कहा। तो भोला परेशान, भोला ने कहा कि भाई क्या मतलब। तो बोला कि भाई आपको आगे पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भोला ने कहा हाँ पड़ेगी। तो बोला कि अभी आपको इस अगले 1 साल में कितने पैसे चाहिए। तो भोला ने कहा मुझे भाई अगले 1 साल में जो है वो तकरीबन कोई 5 लाख रुपए चाहिए, और 6 महीने के बाद मैं एक और लोन ले लूंगा, और 9 महीने के बाद एक और लोन ले लूंगा, और सब साल के अंदर अंदर वापस कर दूंगा। तो बैंक ने बोला भाई अभी एक काम करो ना, एक साथ ही अभी आप जो है वो 10 लाख का लोन ले लो। तो बुल्ला ने बोला कि ऐसा पॉसिबल है। बोला हाँ है। तो बुल्ला ने बोला नहीं, जब जरूरत होगी तब लूंगा। तो आपने बोला नहीं भाई, उस वक्त लोन मिले ना मिले, अभी अभी मार्केट में लोन मिल रहा है, आगे नहीं मिलेगा। तो बोला कंफ्यूज हो, समझ चले काम करो कि दे दो मुझे जो है वो लोन दे दो 11 महीने का, और क्वार्टरली दे दो मुझे इंटरेस्ट पेमेंट के साथ। आपने उसको कर दिया। अब पहला जो आपके पास क्वार्टर गुजरा और 10 लाख रुपए पे उसने कितने दिए इंटरेस्ट आपको पे किया 3 महीने के बाद 10% के हिसाब से। आपने उसने आपने उसको जो है ना बोला ना उसको, बैंक को 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट दिया। फिर उसके बाद 3 महीने के बाद 1 लाख का इंटरेस्ट दिया, फिर 3 महीने के बाद 1 लाख का इंटरेस्ट दिया, और उसके बाद उसने क्या किया, 10 लाख रुपए वापस कर दिए। अब यहाँ पे आप देखो उसने 13 लाख रुपए दिए। सही है। जिसमें से 3 लाख रुपए इंटरेस्ट के थे और 10 लाख रुपए प्रिंसिपल अमाउंट थी। अब यहाँ पे अगर लेट सपोज भोला समझदार होता तो वो क्या करता, 3 महीने का लोन उठाता 1 लाख रुपए का। सही है। और वो 3 महीने के बाद कितना इंटरेस्ट देता, वो देता लेट सपोज 10 हजार रुपए का। सही है। उसने 90,000 रुपये उसने एक्स्ट्रा दिए। और शायद वो 3 महीने के बाद लोन वापस कर देता, तो उसमें मजीद इंटरेस्ट पे नहीं करना होता, उसको जब जरूरत पड़ती दूसरा लोन उठाता। तो यहाँ पे आपने अपनी जरूरत से ज्यादा इंटरेस्ट ले लिया, जरूरत से ज्यादा टाइम के लिए ले लिया, और आपने इंटरेस्ट भी ज्यादा पे किया। तो यहाँ पे एक नुकसान बन गया। तो यहाँ पे भोला जैसे लोगों को बचाने के लिए आया कमिटेड लाइन ऑफ क्रेडिट। अब भोला को जब हमने आईटीबी में कमिटेड लाइन ऑफ क्रेडिट पढ़ा दिया, तो भोला हो गया चालाक। अब उसका नाम है मिस्टर सी। वो हो गया चालाक। तो मिस्टर सी पहुंचा बैंक के पास। उसने कहा कि यार मुझे 1 लाख का लोन चाहिए 1 साल के लिए। तो बैंक अगेन खतरनाक है। बैंक ने कहा कि आपको 1 लाख का लोन चाहिए, आपको 1 साल के लिए लोन चाहिए। तो भोला ने बोला हाँ। तो बैंक ने बोला कि देखो भाई आपको आगे लोन मिले ना मिले, अगर आपको ज्यादा लोन चाहिए तो एक साथ उठा लो, ज्यादा टाइम के लिए उठा लो। तो भोला ने बोला हाँ मुझे यार वैसे तो जो है वो टोटल 2 लाख का लोन चाहिए, लेकिन जो है वो मैं अभी नहीं उठाऊंगा, बाद में उठाऊंगा 1 लाख का लोन। तो बैंक ने बोला भाई अभी 2 लाख का लोन ले लो 2 साल के लिए, और कोई टेंशन नहीं है। तो भोला ने बोला अब मैं हो गया हूँ चालाक, मैं हो गया हूँ मिस्टर सी। अब मैं जो है ना क्या करूंगा कि तुम्हारे साथ करूंगा कमिटेड लाइन ऑफ क्रेडिट। बैंक ने बोला कमिटेड लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है, बैंक को पता था। बैंक ने बोला ये क्या होता है। तो भोला ने बोला कि मैं तुमसे एक एग्रीमेंट करता हूँ कि जिसमें हम ये डिसाइड करेंगे कि अगले 2 साल तक मैं तुमसे लूंगा 2 लाख रुपए का लोन। मैं 2 लाख तक का लोन लूंगा। सही है। कि लेट सपोज पहले महीने मैंने 10 हजार का लोन ले लिया, 5वें महीने मैंने 50 हजार का लोन ले लिया,
10वें महीने में मैंने लेट्स सपोज 30,000 का लोन ले लिया, फिर उसके बाद 15 महीने में मैंने 5,000 का लोन ले लिया। इस तरीके से करके मैं 2 लाख तक का लोन अगले 2 साल में उठाऊंगा। और जब मैं कोई लोन उठाऊंगा तो जाहिर सी बात है उसके इंटरेस्ट तब से शुरू होगा। मेक सेंस? तो बैंक ने बोला ठीक है, लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा है? तो भोला ने बोला देखो, कमिटेड लाइन ऑफ क्रेडिट में सारा मेरा फायदा नहीं होगा, तुम्हारा भी फायदा होगा, तुम इंटरेस्ट की परसेंटेज थोड़ी सी ज्यादा ले लेना। तो बैंक ने बोला चलो ठीक है, समझ आता है। तो यहाँ पे भोला ने इंस्टेड बैंक लोन लिया, भोला ने कमिटेड लाइन ऑफ क्रेडिट कर लिया। तो कमिटेड लाइन ऑफ क्रेडिट से क्या फायदा हुआ जो कि उसको नॉर्मल में नुकसान हो सकता था? नॉर्मली अगर वो 2 लाख रुपए ले लेता तो पहले साल में इंटरेस्ट कितना पे करता? 10% के हिसाब से 20,000 रुपीज। उसको जरूरत कितनी थी? 1 लाख रुपए की। 1 लाख रुपए उसके वैसे भी एंडे दे रहे थे। तो यहाँ पे उसने जो है ना 10,000 रुपए का लोन ज्यादा दिया, इंटरेस्ट ज्यादा दिया। और उसके बाद अगले साल जो है वो क्या करता? 20,000 का इंटरेस्ट पे करता, जो कि सेंस बनाता था। तो उसने 10,000 का इंटरेस्ट ज्यादा पे कर दिया। दूसरे एग्जाम्पल में क्या है कि उसने पहले साल 1 लाख का लोन उठाया और उसने उस पर 10,000 रुपए पे किए, यानी कि 10,000 रुपए उसके एक्स्ट्रा बच गए। और अगले साल उसको अगर लेट्स सपोज 1 लाख की जरूरत पड़ती ही नहीं है तो वो क्या करेगा? सिर्फ 10,000 का इंटरेस्ट पे करेगा। दिस इज कॉल्ड कमिटेड लाइन ऑफ क्रेडिट। आई होप आपको बात समझ आ गई हो। बहुत डिटेल में नहीं जाना, थोड़ा बहुत समझाना था, वो मैंने आपको समझा दिया। Committed line of credit is a legal agreement between financial institution and borrowers setting out the condition of credit line. Once signed, the agreement requires the financial institution to lend money to the borrower provided that the borrower does not break the condition. कि ये क्या होता है कि एग्रीमेंट होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बोरोवर के दरमियान कि यहाँ पे हम क्या करेंगे? क्रेडिट लाइन की कंडीशन सेट कर लेंगे कि हम एक अमाउंट तय कर लेंगे मैक्सिमम, और एक ड्यूरेशन सेट कर लेंगे मैक्सिमम, कि इस मैक्सिमम ड्यूरेशन तक ये मैक्सिमम अमाउंट आप बोरो कर सकते हो और आपने इंटरेस्ट पे करना है। यहाँ पे उस जो बोरोवर है उससे क्या मिलेगी? उस क्रेडिट की लाइंस मिलती रहेंगी जो कमिट हुई है। लेकिन अगर बोरोवर ने कोई भी जो है गलती की तो ये क्या है कि ये आपका जो एग्रीमेंट है वो खराब हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड कमिटेड लाइन ऑफ क्रेडिट। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। पहला एडवांटेज है यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि जितनी आपकी नीड अराइज हो उतना लोन उठाओ। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। भोला को या मिस्टर सी को पहले साल में 1 लाख रुपए चाहिए थे, उसने 1 लाख रुपए ही उठाए। दूसरे साल उसको पैसे की जरूरत नहीं पड़ी, उसने नहीं उठाए। दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे पेपर वर्क जो है ना, सब्सिक्वेंट पेपर वर्क कम हो जाते हैं। लेट्स सपोज मैं बैंक के पास पहले गया, पहला लोन उठाया, मैंने इतने सारे पेपर वर्क किए, फिर दूसरा लोन उठाना था उसके अलग से पेपर वर्क किए, तीसरा लोन उठाना था उसके अलग से पेपर वर्क किए। यहाँ पे कमिटेड लाइन ऑफ क्रेडिट में एक दफा पेपर वर्क कर लो, अगली बार सर्टिफिकेट ला के दे दो कि यार मेरे पेपर वर्क हुए हैं, मुझे मेरी दूसरी इंस्टॉलमेंट दे दो। सही है। यहाँ पे एक एडवांटेज ये है कि यहाँ पे आप उतना ही इंटरेस्ट पे करोगे जितना आपने अमाउंट बोरो की है, इसके ऊपर इंटरेस्ट पे नहीं करोगे। डिसएडवांटेजेस देखें कि यहाँ पे आप लार्ज बोरोइंग के लिए फैसिलिटी को नहीं उठा सकते। सर इसका मतलब क्या है? मुझे एक बात बताओ, लार्ज की डेफिनेशन क्या है? लार्ज की डेफिनेशन मैं तुमसे पूछूं कि लार्ज लोन क्या होता है? एक बच्चे ने कहा 10 लाख रुपए, एक बच्चे ने कहा 10 करोड़ रुपए, एक बच्चे ने कहा 1 करोड़ रुपए, एक ने कहा 100 करोड़ रुपए। क्या है लार्ज? वी हैव नो डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन नहीं है, उसके डिसएडवांटेज को कैसे समझेंगे? नहीं समझ सकते। यहाँ पे बस इतना समझ लो कि जो मेरा माइंड एक्सेप्ट करता है ना, उससे ज्यादा बड़ी अमाउंट है ना, वो कमिटेड लाइन ऑफ क्रेडिट में नहीं आती। ठीक है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट आर जनरली हायर देन द बैंक लोन। ये तो बात मेक सेंस क्रिएट करती है कि जो लोग सूद खाना पसंद करते हैं तो वो कभी भी कम सूद पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो वो कह रहे हैं कि अगर हम आपको जो है वो फैसिलिटी दे रहे हैं कि आप अपने हिसाब से बोरो करो, अपने हिसाब से इंटरेस्ट पे करो, तो सूद की अमाउंट हमें ज्यादा दो। सही है। फिर बैंक जो है वो क्या कर सकता है? किसी भी टाइम जो है इस कॉन्ट्रैक्ट को, इस एग्रीमेंट को खत्म कर सकता है कि अगर उसको लगता है इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है बल्कि मुझे बेवकूफ बनाया जा रहा है। सही है। लास्ट डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे भी आपने क्या करना होता है कि कोई कोलेटरल वगैरह पे करना होता है। अगर आप कोई लोन वगैरह के अमाउंट पे नहीं कर पाते, इंटरेस्ट के अमाउंट पे नहीं कर पाते, तो वो कॉन्फिस्केट हो जाएगा। बच्चों वाली चीजें हैं यार, क्या बताऊं इसमें मैं आपको। मैंने कमिटेड लाइन ऑफ क्रेडिट का कॉन्सेप्ट डिटेल में दे दिया है, वही बस याद रखें। फिर आ रहा है आपके पास ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज में अभी आपको पूरा नहीं पढ़ा पाऊंगा क्योंकि इसके लिए मुझे आपको फाइनेंस लीज पढ़ाना होगा। तो अभी ऑपरेटिंग लीज में आपको उतना पढ़ा देता हूं जितनी जरूरत है। तो इंस्टेड में आपको ऑपरेटिंग लीज पढ़ाओ, मैं आपको लीज की जनरल डेफिनेशन दे देता हूं। अब यहाँ पे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म को माइंड में नहीं रखो, बस लीज को माइंड में रखो। Lease is a contractual agreement whereby one party, that is the owner of the assets, grants the other party the right to use the asset in return for a periodic payment। नहीं समझ आया? यहाँ पे दो पार्टीज हैं। एक वो पार्टी है जिसके पास एसेट मौजूद है और एक वो पार्टी जिसको एसेट यूज करना है। कि यहाँ पे दोनों पार्टीज मिले और जिसको यूज करना है वो कहे ओनर को कि भाई ये मुझे एसेट दे दो फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स से 5 साल के लिए। 5 साल तक मैं इसको यूज करूंगा
और जब तक मैं इसको यूज करूंगा मैं आपको पीरियोडिक पेमेंट करता रहूंगा। अगर ये बात ओनर को समझ आती है, वो कहता है डन, लीज हो गई, मुबारक हो भाई, शादी मुबारक, लीज मुबारक, ठीक है। तो यहाँ पे सर एक एग्जाम्पल तो दे। एग्जाम्पल लेते हैं। मेरी एक कंपनी है, मुझे एक प्लांट परचेज करना है, एक एसेट परचेज करना है, प्लांट। तो मैंने मार्केट में मालूम किया वो 10 लाख रुपए का है, उसकी लाइफ है 10 साल। डन हो गया। मुझे मेरे एक एडवाइजर ने कहा नहीं खरीदो। मैंने कहा क्यों? उसने कहा कि यार 5 साल के बाद ना ये ऑब्सोलीट हो जाएगा, नई टेक्नोलॉजी आएगी, नया परचेज कर लेना। मैंने कहा फिर मैं क्या करूं, 5 साल तक वेट करूं? उसने कहा नहीं, लीज कर लो। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, बंदा ढूंढता हूँ। फिर मैंने एक बंदा ढूंढा जिसके पास यही एसेट मौजूद है और वो लीज करने को तैयार है। मैं उसके पास गया। मैंने उससे कहा कि लीज करोगे? उसने कहा करूंगा। उसने बोला बदले में क्या दोगे? मैंने कहा पीरियोडिक पेमेंट। उसने कहा कितनी? मैंने उससे 2 सवाल पूछे। मैंने कहा इसकी लाइफ क्या, इसकी कॉस्ट क्या है? उसने कहा इसकी लाइफ है 10 साल, इसकी कॉस्ट है 10,000 रुपए। मैंने कहा 5 साल के लिए मुझे चाहिए, हर साल मैं तुम्हें 1-1 लाख रुपए दे दूंगा। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए टोटल दे दूंगा। उसने कहा नहीं। मैंने कहा क्यों? उसने कहा कि तुम मुझे हर साल 1,20,000 रुपए देना। मैंने कहा 1,20,000 रुपए दूंगा तो 5 साल में तो ये 6 लाख रुपए हो जाएंगे। उसने बोला मैं तुम्हें अपना एसेट यूज करने के लिए दे रहा हूँ, जो तुम मुझे 5 लाख रुपए दोगे ना वो तो कॉस्ट वापस कर रहे हो। मैं तुम्हारे चाचा का बेटा थोड़ी हूँ कि मैं तुम्हें कॉस्ट टू कॉस्ट चीज दूंगा। तो मुझे कोई ना कोई फायदा तो दोगे। वो फायदा कहलाएगा इंटरेस्ट। वो कहेगा कि जो 6 लाख, जो 1 लाख रुपए हैं, या हर महीने जो 20-20 हजार रुपए है, वो मेरी इनकम है, वो मेरी इंटरेस्ट इनकम है। आपने बोला हाँ मेक सेंस। तो आपने क्या किया, उससे लीज एग्रीमेंट कर लिया। तो यहाँ पे जो एक एसेट ओनर है उसने आपके साथ एक एग्रीमेंट किया कि वो अपना एसेट आपको यूज करने के लिए देगा पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, बदले में आप उसको पीरियोडिक पेमेंट करोगे जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट भी होगी और इंटरेस्ट की अमाउंट होगी। दिस इज कॉल्ड लीज। अब इस स्टोरी को अगर आगे लेके चले तो 5 साल आपने क्या किया, एसेट यूज किया, आपने उसको एसेट दे दिया, आपने 6 लाख रुपए खर्चे। अब लेट सपोज अगर आप इस सिनेरियो को सोचो तो आप सोचते कि यार मैं मशीन परचेज करता तो 10 लाख की पड़ती। 5 साल के बाद मैं इसका 5 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करता, 5 लाख रुपए की मशीन रह जाती। मैं 5 लाख की बेचता तो मुझे 5 लाख की कॉस्ट पड़ती, 6 लाख की नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ पे 3 सिनेरियोज हो सकते थे। एक सिनेरियो ये होता कि आप मार्केट में उसको 5 लाख की बेच देते। लेट सपोज अगर सच में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ जाती तो ये मशीन की वैल्यू कम हो जाती, तो मार्केट में कोई 2 लाख रुपए की भी नहीं खरीदता। मार्केट में कोई 2 लाख की भी नहीं खरीदता। अगर आप 1.5 लाख की बेचते तो आपको कितना नुकसान होता? आपको नुकसान होता कितने का? 3.5 लाख रुपए का। अभी कितना हुआ? 1 लाख रुपए का। तो आप बेस्ट केस सिनेरियो में, आप बेस्ट केस सिनेरियो में, या आपसे कोई परचेज ही नहीं करता, पड़े पड़े खराब हो जाती, तो 5 लाख की चमाट पड़ती। यहाँ पे आपको 1 लाख एडिशन देने पड़े इंटरेस्ट की सूरत पे। दूसरे केस सिनेरियो में क्या होता, आपने जो है ना कम पैसों में बेचते तो आपको 3-3.5 लाख का नुकसान हो जाता। यहाँ पे आपको 1 लाख का नुकसान हुआ है, या आपसे कोई खरीदता ही नहीं, 5 लाख का नुकसान हो जाता। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ लीज। अब ऑपरेटिंग लीज क्या होता है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। फाइनेंस लीज क्या होता है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हम बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और आपके पास शॉर्ट टर्म फाइनेंस आ रहा है जिसको कहते हैं फैक्टोरिंग और डिस्काउंटिंग। ये क्या होता है, फैक्टोरिंग क्यों कहते हैं, डिस्काउंटिंग क्यों कहते हैं, मैं बताता हूं। पहले एक एग्जांपल। आपको पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ गई। आपने देखा आपके पास कैश भी नहीं है, बैंक में भी पैसे भी नहीं है, कुछ भी आपके पास पैसे वगैरह नहीं है, कोई लोन नहीं दे रहा, कोई उधार नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं है। आपने बोला कि मेरे पास बहुत सारे अकाउंट्स रिसीवेबल पड़े हुए, बहुत सारे लोगों से पैसे लेने, तो एक काम करता हूँ, फोन करता हूँ। आपने पहले बंदे को फोन किया, उसने बोला यार कि अभी तो पैसे नहीं है, बाद में लेना। दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, सबने मना कर दिया, हरी झंडी दिखा दी। आपने बोला मुझे पैसों की जरूरत है, मैं क्या करूँ? आप बैंक के पास गए। आपने बैंक को बोला कि मेरा अकाउंट रिसीवेबल खरीदोगे? बैंक ने बोला ठीक है खरीदूंगा। तो आपने बैंक को बोला कि मेरा अकाउंट रिसीवेबल है, एक बंदा है, इसने मुझे 1 लाख रुपए देने हैं। एक काम करो, आप मुझे 1 लाख रुपए दे दो, मैं आप उससे 3 महीने के बाद जाके 1 लाख रुपए दे देना। बैंक ने बोला क्या मैं बेवकूफ हूं? आपने बोला नहीं। तो बैंक ने बोला कि मैं तुम्हारा काम कर रहा हूं और मुझे कोई फायदा ही नहीं हो रहा। तो आपने बोला कि भाई आपको क्या फायदा चाहिए? बैंक ने बोला कि जो तुम्हारा 1 लाख रुपए का अकाउंट रिसीवेबल है ना, 3 महीने बाद पैसे देगा ना, तो मैं उससे लूंगा 1 लाख रुपए, लेकिन बदले में अभी मैं तुम्हें दूंगा 70,000 रुपए। तो मैं तुम्हारे अकाउंट रिसीवेबल को परचेज कर रहा हूं लेकिन डिस्काउंट पे। दिस इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग। और जो आपका अकाउंट रिसीवेबल परचेज करता है डिस्काउंट पे, वो कहलाता है फैक्टर। तभी इसको कहते हैं फैक्टोरिंग और डिस्काउंटिंग। आई होप समझ आ गया हो। इन डिस्काउंटिंग अ फर्म सेल्स इट्स अकाउंट रिसीवेबल आउटराइट टू अ फैक्टर which is a financial institution, often a commercial bank or commercial finance company.
that buys accounts receivable at a discount. Discounting is more expensive than bank loan. इसमें आपने जो इंटरेस्ट की अमाउंट पे करनी होती है ज्यादा होता है. However, because the factor buys the receivable at a discount from their actual value but provide a quick access to fund. आपको क्या है, जल्दी पैसे चाहिए. Let's suppose आपको किसी को 50,000 रुपए अर्जेंटली देने, अगर आप आज नहीं दोगे ना तो बड़ा मसला हो जाएगा. बैंक आपको 70,000 रुपए दे रहा है, आप ले लोगे? आप क्या करोगे, 50,000 रुपए दे दोगे, आपको ज्यादा ही मिल गए ना पैसे, मतलब जो 50,000 रुपए देने तो ज्यादा ही मिल गए, आप चले जाओगे. फैक्टोरिंग, तो ये आपके पास था फैक्टोरिंग. अब हम देख लेते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंस के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस एज अ होल. पहला आपके पास एडवांटेज है लेस इंटरेस्ट अमाउंट. देखो, दो एग्जांपल है. आपने 1 लाख का लोन लिया 1 साल के लिए, आपने 1 लाख का लोन लिया 3 साल के लिए. लोन है 1 लाख रुपए का, इंटरेस्ट है आपके पास 10%. सही है. तो अगर आप 1 साल के लिए लोन लोगे तो आप एक दफा ही इंटरेस्ट दोगे. आपने दिया 10,000 रुपीज. दूसरे एग्जाम्पल में आप ये इंटरेस्ट 3 बार दोगे तो आपने दिया 30,000 रुपीज. तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको इंटरेस्ट की अमाउंट कम पे करनी पड़ रही है. इट मेक्स ऑल द सेंस, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है. फिर लिखा हुआ है डिसबर्स्ड क्विकली. डिसबर्स का मतलब होता है फैल जाना, खत्म हो जाना, डाइल्यूट हो जाना, जज्ब हो जाना. ये लोन जल्दी डिसबर्स हो जाते हैं, जल्दी खत्म हो जाते हैं. लोन लिया, काम हुआ, लोन की अमाउंट वापस, इंटरेस्ट की अमाउंट वापस, खत्म. ये जल्दी खत्म हो जाता है. लॉन्ग टर्म ना आपने लंबा पाल के रखना होता है, लंबी अमाउंट होती है, इंटरेस्ट पे कर रहे होते हो. पे इंटरेस्ट के अगर लोन की अमाउंट नहीं पे कर पाते तो आप उससे रिक्वेस्ट करते हो मैं आपको इंटरेस्ट पे करता रहता हूँ, प्रिंसिपल आगे करते रहो, तो ना वो गले का फंदा बन जाती है. लेस डॉक्यूमेंटेशन, छोटी अमाउंट है, वो आपसे कितनी लिखत पढ़त कराएगा. बोलेगा इतनी छोटी अमाउंट के लिए इतना लिखत पढ़त करा रहे हो, मैं कहीं और से लोन ले लूंगा. तो ये आपके पास एडवांटेजेस है, बहुत जेनेरिक, बहुत इजी एडवांटेजेस हैं. डिसएडवांटेज की बात करें, स्मॉलर साइज ऑफ फैसिलिटी और इंस्टॉलमेंट. सबसे बड़ा मसला ये है कि आपको छोटी सी अमाउंट मिल रही होती है, तो आपको जो फैसिलिटी मिल रही है बहुत छोटी है, उसके बदले में इंस्टॉलमेंट्स आपने ज्यादा पे कर, उसमें सॉरी आपको छोटी अमाउंट की फैसिलिटी मिल रही है, इंस्टॉलमेंट भी आपको छोटी छोटी मिल रही है. तो बहुत छोटी अमाउंट है, इससे कोई आप कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट थोड़ी क्रिएट कर पाओगे कि लेट सपोज मुझे 1 साल में 10 करोड़ का लोन मिल जाए, ऐसा पॉसिबल थोड़ी है. छोटी अमाउंट मिलती है, छोटी इंस्टॉलमेंट्स मिलती है, आप ज्यादा बेहतर तरीके से यूटिलाइज नहीं कर सकते. हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, सर आपने ऊपर कहा लेस इंटरेस्ट अमाउंट और यहाँ के हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. देखिए दोनों में फर्क है. वहां पे इंटरेस्ट की अमाउंट कम है लेकिन इंटरेस्ट की परसेंटेज ज्यादा होगी. बैंक अगर आपको शॉर्ट टर्म लोन दे रहा है ना, बैंक शॉर्ट टर्म लोन्स पे बिलीव नहीं करता, क्योंकि शॉर्ट टर्म लोन में वो कितना कमा लेगा, एक इंटरेस्ट, दो इंटरेस्ट. वो कहता है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में कम से कम इंटरेस्ट, लॉन्ग टर्म जो लोन होता है उसमें कम से कम इंटरेस्ट तो मिल रहा होता है मुझे, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल. तो बैंक कहता है कि यार अगर मैं शॉर्ट टर्म लोन दे रहा हूँ ना तो शॉर्ट टर्म लोन में मैं इंटरेस्ट की अमाउंट ज्यादा चार्ज करूंगा. जो मैंने आपको एग्जांपल दी ना कि एक लोन आपने लिया शॉर्ट टर्म 1 लाख का, एक लोन आपने लिया लॉन्ग टर्म 3 साल का 1 लाख का. तो शॉर्ट टर्म की परसेंटेज आपके पास होगी 12, लॉन्ग टर्म की परसेंटेज होगी 10. तो यहाँ पे इंटरेस्ट की अमाउंट बढ़ेगी, भले अमाउंट कम निकलेगी, तो यहाँ पे इंटरेस्ट की परसेंटेज बढ़ेगी, भले अमाउंट कम होगी. 12,000 रुपए 30,000 रुपए से तो कम है, लेकिन पर ईयर के हिसाब से कंपेयर करो तो 2,000 रुपए आप ज्यादा दे रहे हो, तो इंटरेस्ट रेट की अमाउंट ज्यादा हो जाएगी. आई होप समझ आ गया हो. फिर लास्ट में लिखा हुआ है आपके पास डेट ट्रैप. सॉरी, डेट ट्रैप का मतलब क्या होता है, जो छोटे लोन होते हैं ना ये क्या होते हैं, ये रिकर करना शुरू हो जाते हैं. मैं एग्जांपल देता हूँ. आपने शॉर्ट टर्म लोन लिया, अभी तो आपने लोन को यूटिलाइज करना शुरू किया नहीं और आपके पास मेच्योरिटी डेट आ गई. शॉर्ट टर्म था तो अभी आपके पास मेच्योरिटी डेट आ गई. लेट सपोज आपने 1 लाख का लोन लिया था, 10,000 रुपए इंटरेस्ट जमा हुआ, 1,10,000 रुपए आपने आप पे करने हैं. आपने बोला तो मैंने इंटरेस्ट को यूटिलाइज नहीं, लोन को यूटिलाइज ही नहीं किया था. जब आपने लोन को यूटिलाइज ही नहीं किया है तो इसका मतलब क्या है कि बैंक आपको कहेगा एक काम करो एक और लोन ले लो. आपने बोला ठीक है. आपने क्या किया, 1,10,000 का लोन ले लिया. आपने 1,10,000 का लोन लिया और पुराने लोन की अमाउंट वापस कर दी. अब क्या होगा कि लेट सपोज अभी आपने दूसरा लोन यूटिलाइज ही नहीं किया था, फिर से आपके पास मेच्योरिटी डेट आ गई. अब आपने 1,10,000 रुपए नहीं बल्कि आपने 1,15,000 रुपए पे करने. आप 1,15,000 रुपए आपने पे नहीं कर सके तो बैंक ने बोला एक और लोन ले लो. तो इस तरीके से आपने एक और लोन ले लिया 1,15,000 का, अगले साल के एंड में 1,20,000 रुपए हो गए. अब ये अमाउंट बढ़ती चली आ रही है, डेट ट्रैप बढ़ता चली आ रहा है. एक वक्त पे इतनी बड़ी अमाउंट बन जाएगी बैंक बोलेगा पे करो, अब मजीद लोन नहीं ले सकते, फंस गए. तो बैंक जो भी आपने गिरवी रखा होगा ना वो जब्त कर लेगा. बैंक इसी चीज का वेट कर रहा था.
तो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस। अगली क्लास में हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस पढ़ेंगे, डेट फाइनेंस भी पढ़ेंगे, इक्विटी फाइनेंस भी पढ़ेंगे, और ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीज को भी आपस में कंपेयर कर लेंगे। टिल देन ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।